Very important topic, very important topic. It is related to nucleus. और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियन होते हैं. ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या है, डिफरेंस है किन किन के बीच में, न्यूक्लियस का मास ठीक है एंड द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. हम ये सोचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास भी इक्विवेलेंट होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के. ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. न्यूक्लियस का मास जो है और उसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, ये डिफरेंट होते हैं. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट. उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट. तो डेफिनेशन जो है, इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ nucleus and the mass of constituent nucleons. Constituent nucleons means proton and neutron. यानी आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालिए और अगर आप न्यूक्लियस का मास, दोनों का मास निकाल के देखेंगे, उसमें एक डिफरेंस होगा. दैट डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट. ठीक है, तो when a nucleus of an atom is formed by bringing proton and neutron together, the mass of nucleus so far formed is always less than the sum of masses of constituent proton and neutrons. This difference of mass is called mass defect. ठीक है, तो मास डिफेक्ट के लिए क्या आएगा हमारे पास कि हम मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या है. प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं. अगर मान लो एक प्रोटॉन का मास है mp, तो जितने प्रोटॉन होंगे उन सभी का मास क्या होगा, जेड mp. ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, a माइनस जेड. न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर माइनस जेड. इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर. और मान लो एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, mn है. तो ये आ गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे. ठीक है, और अगर हम मान लें कि पूरे न्यूक्लियस का मास कितना है, m है. पूरे न्यूक्लियस का मास कितना है, कैपिटल M है. कंप्लीट न्यूक्लियस जो है इसका मास कैपिटल M है. और प्रोटॉन का मास आ गया आपके पास जेड mp. ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास कितना आ गया आपके पास, a माइनस जेड mn. और पूरे न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम मास डिफेक्ट, और जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा M से. ठीक है, तो यहां पे कैपिटल M इज मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. और दिस इज मास डिफेक्ट. तो दिस इज द इक्वेशन. अब यूनिट्स क्या होते हैं मास डिफेक्ट के, मास डिफेक्ट को हम मेजर करते हैं AMU में. मास डिफेक्ट को हम मेजर करते हैं AMU में. क्षितिज, मास डिफेक्ट को हम मेजर करते हैं AMU में. ओके, अगर एटॉमिक मासेस जो है किलोग्राम में होंगे तो मास डिफेक्ट को भी हम किलोग्राम में मेजर करेंगे. अगर एटॉमिक मासेस जो हैं AMU में होंगे
तो हम मास डिफेक्ट को AMU एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे, और अगर जो एटॉमिक मासेस है दीज आर इन व्हाट किलोग्राम, देन वी विल मेजर ऑल दीज इन किलोग्राम, मास डिफेक्ट इन किलोग्राम. Now next topic is very important, binding energy. It is related to mass defect. Binding energy, it is related to mass defect. ठीक है, total energy required, total सूजल मेहरा, total energy required to disintegrate, अलग अलग करना किसी न्यूक्लियस को इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, किसी भी न्यूक्लियस को अलग अलग करना इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मींस अलग अलग करना, टू व्हाट न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं. न्यूक्लियॉन्स कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली है क्या कि न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखने वाली एनर्जी. तो जितनी एनर्जी उनको बचा के रखती है रुचिका, उतनी एनर्जी उनको तोड़ने के लिए भी चाहिए. ठीक है ना, तो इसीलिए जितनी एनर्जी उनको बचा के रखने के लिए होती है, चाहिए है, उतनी एनर्जी उनको तोड़ने के लिए भी चाहिए. तो डेफिनेशन थोड़ी उल्टी है. एक्चुअली क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस. एंड फर्स्टली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियॉन्स हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है, और होता क्या है जब न्यूक्लियस बनता है? तो मास ऑफ न्यूक्लियन जो होते हैं इट इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है. अभी हमने मास डिफेक्ट पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने क्या बोला कि एक न्यूक्लियस जो है उसका मास कम होता है उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स के मासेस के सम के. यही था ना मास डिफेक्ट, कि न्यूक्लियॉन्स जितने थे उनका मास माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये डिक्रीज क्यों आता है मास ऑफ न्यूक्लियस? ये जो डिक्रीज आ रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि एक्चुअली क्या रहता है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमने जो निकाला अभी, ये हमने फाइंड आउट किया, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, इसका मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होना चाहिए था. पर हुआ क्या कि मास ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा आ रहा है और न्यूक्लियस का खुद का मास, जिसके अंदर न्यूक्लियन है, उसका मास कम है. और जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मास डिफेक्ट बोल रहे हैं. तो ये मास डिफेक्ट है क्या? ठीक है, तो ये डिक्रीज इन मास क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये जो डिक्रीज इन मास ऑफ न्यूक्लियस है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अकॉर्डेंस टू द रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. जो मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है? मास डिफेक्ट इसलिए हो रहा है कि जो मास जो डिक्रीज हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और किस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, और दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट. क्योंकि मास डिफेक्ट जो है क्यों हो रहा है? मास डिफेक्ट मतलब डिक्रीज इन मास जो आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस जो आ रहा है मासेस का. तो मासेस का जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ड्यू टू रीजन कि वो जो मास डिक्रीज इन मास है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन अकॉर्डिंग टू रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, तो इसलिए
हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी को मैं BE से लिख रहा हूं, ये होगा मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर, डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर। यही मैंने बोला कि ये जो एनर्जी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए अब डेल्टा M की वैल्यू पीछे से उठाएंगे, हम यहां पुट कर दीजिए, Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस कैपिटल M, ब्रैकेट क्लोज करो और साथ में सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी के यूनिट्स क्या रहेंगे, एनर्जी के यूनिट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के यूनिट्स भी क्या रहेंगे, आपके जूल रहेंगे। अगर हम ध्यान से सुनिए, अगर हम मास डिफेक्ट को AMU में लें, एटॉमिक मास यूनिट में लें, अगर हम मास डिफेक्ट को किस में लें, एटॉमिक मास यूनिट में लें, तो हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी भी किस में आएगी, AMU में आएगी। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पे हम साथ में यूनिट लिखेंगे तो AMU लिख देंगे। ठीक है, और 1 AMU हमने कल निकाला था, 1 AMU हमने कल निकाला था, कितना था, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने 1 AMU कल निकाला था। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो आप AMU को रिप्लेस कर दोगे किससे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंटू 931 MeV। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? ठीक है, तो ये थी हमारी बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट आर एक्स रेज, एक्सप्लेन देयर प्रोडक्शन। तो एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या वेव्स भी बोल सकते हो आप, हैविंग वेवलेंथ 0.001 नैनोमीटर टू 0.01 नैनोमीटर। इनकी वेवलेंथ क्या रहती, वेवलेंथ की रेंज क्या रहती है, 0.001 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर। ओके, आगे आता है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो एक्स रेज को हम प्रोड्यूस करते हैं, एक कॉलेक ट्यूब रहती है जिसमें कैथोड और एनोड रहते हैं। एनोड जो होता है उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, और कैथोड जो रहता है वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्सेलरेट होते हैं ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस। दीज इलेक्ट्रॉन्स gets accelerated due to high potential difference between cathode and anode। मतलब ट्यूब रहेगी, एक तरफ कैथोड होगा, दूसरी तरफ एनोड होगा। ठीक है, आपको पता कैथोड क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और ये हम क्या करेंगे, कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, while some amount of energy of electron gets converted into X rays। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट में, और अ फ्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्स रेज। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। उसके बाद आता है व्हाट इज एक्स रे स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रे बिटवीन सर्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमने देखा कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और कुछ मिनिमम वैल्यू है। वेवलेंथ जो है हमारी एक्स रेज की
वो इट लाइज बिटवीन सर्टन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और एक्सरे स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू हमें अभी पढ़ा, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी वेवलेंथ्स रहेंगी एक्सरेज की, वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सरे स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एक्सरे स्पेक्ट्रम जो होता है ये दो तरह का रहेगा, वन इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम and second is the characteristic spectrum. Second is the characteristic spectrum. तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें देखिए क्या होगा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स ग्रेटर देन minima, all possible wavelength greater than minima, and this spectrum is independent of nature of target. This spectrum is independent of nature of target. आंचल कपूर, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चलो रेस्ट करो आप। भावप्रीता, तुम्हें भी नहीं समझ आ रही है? तुम भी रेस्ट करो आज। ठीक है, तो इसमें वो सारी पॉसिबल वेवलेंथ होती हैं जो मिनिमम वेवलेंथ जो है उससे ज्यादा हो, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम वो होता है ए सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, ठीक है। ए सीरीज ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या है, मिनिमम जो है हमारी मिनिमम क्या थी, 0.001 नैनोमीटर थी। इससे जितनी भी ग्रेटर होंगी वेवलेंथ्स वो किस में आएंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आएंगी, ठीक है। जबकि कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर क्या होगा कि कुछ जो है, जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ ब्राइट लाइंस आ जाएंगी। जैसे स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ ब्राइट लाइंस आ जाती हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दीज ब्राइट लाइंस इन एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये जो ब्राइट लाइंस होंगी बीच में, स्पेक्ट्रम मान लो पूरी स्क्रीन, रेड स्क्रीन जो है ये स्पेक्ट्रम है, एक्सरे स्पेक्ट्रम है, कौन सा, कंटिन्यूअस, जिसमें मिनिमा से जो 0.001 नैनोमीटर था उससे आगे की जितनी भी वेवलेंथ है 0.01 तक वो सारी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बट उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ ब्राइट लाइंस आ जाती हैं और उन ब्राइट लाइंस को के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फाइन, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रम, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड व्हाट आर एक्सरेज। और एक्सरे स्पेक्ट्रम कितनी तरह का होता है वो भी हमने देख लिया, एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा कौन सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम वेवलेंथ के लिए हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एमिट होता है ट्यूब के अंदर, ठीक है, तो इट पासेस क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट पासेस क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम। टारगेट क्या होगा, एनोड ही होगा, उसकी तरफ जा रहा है, तो उसके न्यूक्लियस के जो बिल्कुल क्लोज पास होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड गेट डिविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ ड्यू टू विच their acceleration increases and they emit radiation of continuous wavelength। अब इस चीज को समझिए,
कैथोड समझ जाएंगे, एनोड समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एनोड की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस जो है, टारगेट एटम बीच में अगर हम कुछ रखें, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस से पास से जब वो निकलेगा तो क्या होगा, वो उसके न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और वो एनोड की तरफ को भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जब वो एनोड की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। जब उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस वेवलेंथ जब आ गई तो आपका स्पेक्ट्रम कौन सा बन गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन गया, जिसमें कंटिन्यूअस वेवलेंथ होंगी 0.001 नैनोमीटर से लेके 0.01 नैनोमीटर तक। मैं आपको विजुलाइज भी करवा सकता हूं, पर जब क्लासेस लगती हैं तो मैं इसको रिवीजन के टाइम पे आपको विजुलाइज करा दूंगा कैसा होता है, ठीक है। अब हमें कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, v है, v1 मान लेते हैं, ठीक है। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जो इंसिडेंट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर पेनिट्रेशन, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर पेनिट्रेशन। एंड जो एक्सरेज निकल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो था उसकी वेलोसिटी आ गई हमारी v1, दूसरी हमारी वेलोसिटी किसकी है, जो पेनिट्रेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या हो रहा था, एक्सरेज निकल रही थी। मैंने कहा ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, हीट, एंड अदर पार्ट जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू एक्सरेज। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उससे क्या रेडिएट हो रही हैं, एक्सरेज जो है वो रेडिएट हो रही हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जो रेडिएशन एमिट होंगी, जो रेडिएशंस एमिट होंगी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू भी क्या एनर्जी है ना, और यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, रेडिएशंस में, ठीक है। तो हुआ क्या, वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। जब वो पेनिट्रेट हुआ किसी एटम के अंदर तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसकी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो हम मान लेते हैं हमने वेलोसिटी v1 v2 माननी है, तो ये हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाके रुक जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी v2 जो है वो क्या हो जाएगी, v2 फाइनल वेलोसिटी है ना, तो v2 क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो v2 हमारी जीरो हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड रेडिएशंस की, इट विल बी मैक्सिमम। उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशंस की, इट विल बी मैक्सिमम, और उसको हम लिख देते हैं एच न्यू मैक्स। और वो किसके इक्वल होगी, सिर्फ इनिशियल, क्योंकि ये तो जीरो होगी टर्म, v2 जीरो हुआ तो ये टर्म क्या होगी हमारी, जीरो हो गई। तो एच न्यू मैक्स जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एच तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं न्यू मैक्स, ठीक है। एंड इट विल बी ओनली इक्वल टू सिंपली व्हाट, हाफ mv स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो टेक दिस इक्वेशन एज 1। अगर मान लेते हैं कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कैथोड और एनोड के बीच में, वो कितना है, कैपिटल V है,
और हो क्यों रहा है ये सारा कुछ, इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं इधर से उधर, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में अप्लाई करा है। तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, मान लेते अगर हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझाऊंगा कैसे। V into E, where E is the charge on electron। ठीक है, अब ये कहां से आता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, तो वर्क क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। और चार्ज कितना है हमारे पास, E है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, V इंटू E। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी है क्या, हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू V इंटू E। समझ आ रहा है, सिंपल है। ठीक है, और हाफ mv1 स्क्वायर किसके इक्वल है, h न्यू मैक्स के। तो h न्यू मैक्स क्या आ गया, V इंटू E। h न्यू मैक्स क्या आ गया, V इंटू E। ठीक है, याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी, हमारा रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। ठीक है, तो न्यू क्या आ गया, न्यू निकालना हो तो C अपॉन लेमडा आ गया। ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम होगा। लेमडा क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा। तो एच न्यू मैक्स की जगह आप C अपॉन लेमडा मिनिमम लिख सकते हो, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते ना। फ्रीक्वेंसी तो हम बोलते हैं रेडिएशन एमिट हो रही है फ्रीक्वेंसी, पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो किसका बनेगा, वेवलेंथ का बनेगा। स्पेक्ट्रम में हम किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो एच सी अपॉन लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू V इंटू E। ठीक है, तो यहां से आप लेमडा मिनिमम निकाल सकते हो, मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। तो लेमडा मिनिमम को इधर ले जाओ और V इंटू E को दूसरी साइड ले आओ, तो लेमडा मिनिमम क्या आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे एच सी अपॉन VE। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। द मिनिमम वेवलेंथ विल बी इक्वल टू will be directly proportional to inversely proportional to applied potential difference। ठीक है, और इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा मिनिमम को क्या बोलते हैं, इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। So next is what is binding energy per nucleon, very important, binding energy per nucleon। binding energy per nucleon,
All these topics are very 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 important. This is also again very important, simple definition है, और इसके बाद एक हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि हमें किसी न्यूक्लियस से किसी न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर हमें न्यूक्लियस से, न्यूक्लियन क्या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, किसी भी न्यूक्लियन को बाहर निकालना है तो हमें जितनी एवरेज एनर्जी चाहिए होगी उस एवरेज एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वेरी सिंपल, ठीक है। और हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टोटल कितने न्यूक्लियंस होते हैं, मास नंबर के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अगर आपको इसको दूसरी फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, हमें जरूरत क्या पड़ती है, सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या, क्यों हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें आइडिया देती है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, विच न्यूक्लियस इज हाउ मच स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इससे हमें पता चलता है कि विच न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड विच न्यूक्लियस इज नॉट मच स्टेबल, ठीक है। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस इफ द मास नंबर इज हाई, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो कम होगी, और जिसमें कम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी। तीसरा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो न्यूक्लियस जो है वो कम स्टेबल होगा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। फाइन। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, क्योंकि ग्राफ जो है कल मैं इसको कंप्लीट प्रॉपर ढंग से बना के लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, और आपकी इसमें नोट्स के अंदर होगा ये ग्राफ। तो ये हमें ग्राफ जो है, ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियंस हैं जिनका, कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जिनका जो स्टेबल हैं, और कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कम स्टेबल हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम आ गया या एक दो और हैं। तो वो ग्राफ जो है हमें स्टेबिलिटी बताएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर जो है, जिनका मास नंबर A इज लेस देन 20, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर अपने ग्राफ को अगर आप देखें, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे नोट्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर जो है वो क्या है, लेस देन 20 है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है।
और ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होंगे, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होंगे, दीज आर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर आप दूसरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाएंगे, पेज नंबर 133, ठीक है, तो अगर मास नंबर ग्रेटर देन 40 है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज क्वाइट हाई। इसलिए हमारा जो आयरन है 26 Fe56, इट इज मोर स्टेबल देन द क्वाइट स्टेबल। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम रहती है, एंड दिस इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसमें अगर आप देखें कि न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन 56, ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 56 है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। एक्चुअली फ्री हैंड बन नहीं पाता है, ये इस तरह से है कर्व। ठीक है, तो जो हमारा आयरन है इट इज, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। आयरन के बाद के जितने भी न्यूक्लियाई हैं, आयरन का कितना है Fe2656। तो मैंने क्या बोला, ए जो है, अब इसका ए कितना है 56 है, ए ग्रेटर देन 56, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जब डिक्रीज हो रही है तो इसके आगे के न्यूक्लियाई जो होंगे उनकी जो है हमारी जो वो थोड़े कम स्टेबल होंगे। ठीक है, यूरेनियम जो है, यूरेनियम, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी यहां पे कहीं होता है 92U238 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रहती है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा ये ग्राफ हम पढ़ क्यों रहे हैं, कंक्लूजन क्या है इसका? तो कंक्लूजन ये है कि बाइंडिंग एनर्जी, ग्राफ से हमें क्या पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है लो है बोथ हैवी और लाइट न्यूक्लियाई के लिए। जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, ठीक है, और जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। ठीक है, जो बीच वाले न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है, और जो बीच वाले न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, हाई है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, और मैंने यहां पे और थर्ड पॉइंट जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई विद मास नंबर 4, 8, 12, 14, 16, 4, 8, 12, 14, 16 एंड 20, इनकी ये बीच में जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बीच में इस तरह की अगर आप ग्राफ में देखेंगे इस तरह की एजेस हैं। ठीक है, तो ये कुछ बीच में ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 16 है, और 20 वाले। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है उसके बगल वाले न्यूक्लियस से, ये वाले न्यूक्लियस जो है उनके बगल वाले न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, उनकी हाई है। ठीक है, इसलिए ये भी न्यूक्लियाई जो है 4, 8, 12, 16, 20, ये न्यूक्लियाई भी क्या है, क्वाइट स्टेबल हैं। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन है। ठीक है, और यहां पे हैवी एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो यूरेनियम जो है इट इज आल्सो क्वाइट स्टेबल। तो ये है हमारा ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास या मास नंबर। ओके, इनको